हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास यानी सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, बालक के व्यवहार के निर्धारण के विषय में निम्न में से वह व्यवहार कौन सा है जो न्यूनतम रूप से सत्य प्रतीत होता है। पहला इसमें, जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य होते हैं तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। दूसरा है, शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न आवश्यकताएं व्यवहार को अधिक प्रभावित करती हैं। तीसरा है, उद्देश्य परक व्यवहार के निर्धारण में प्रसन्नता के प्रेरक से अधिक प्रभावी मानी जाती है। चौथा है, प्रत्येक बालक सुनिश्चित व्यवहार प्रदर्शन की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिकाधिक प्रयास करता है। तो बालक के व्यवहार के निर्धारण के विषय में निम्न में से वह व्यवहार कौन सा है जो न्यूनतम रूप से सत्य प्रतीत होता है। तो ये पहला का इसमें सही विकल्प चौथा आएगा। चौथा आंसर होगा कि प्रत्येक बालक सुनिश्चित व्यवहार प्रदर्शन की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिकाधिक प्रयास करता है। पहला का चौथा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आते हैं, बाल विकास को निर्धारण करने के लिए आवश्यक तत्व है। पहला, बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा। दूसरा है, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। तीसरा है, बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। चौथा है, बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो बाल विकास को निर्धारित करने वाला आवश्यक तत्व इसमें कौन सा है? वह बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, यानी दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बालकों में एक कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार है। पहला है, विचारों का संगठन करने में। दूसरा है, कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए एक यंत्र के रूप में। तीसरा है, सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के यंत्र के रूप में। चौथा है, बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। तो बालकों में जो कल्पनाशीलता चिंतन का मुख्य आधार क्या है? वह है चौथा इसमें कि बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। तीसरा का चौथा विकल्प सही होगा। चौथा है, बालकों की जैवीय अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। पहला ऊंचाई को, दूसरा है दंत वृद्धि को, तीसरा है शारीरिक शक्ति को, चौथा है वाचन योग्यता को। तो जैविक अवस्था का वर्णन करते समय कौन सा घटक को महत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं है? ये इसमें है शारीरिक शक्ति को, यानी चौथा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पांचवा प्रश्न, निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? पहला है, बालकों के प्रति हमेशा कठोर व्यवहार करना। दूसरा है, बालकों की इच्छा के अनुरूप कार्य करना। तीसरा है, बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना। चौथा, हमेशा बालकों की जिद को पूरा करना। तो सही विकल्प इसमें तीसरा वाला आएगा कि बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना। छठवां है, बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है। पहला है, बालकों में भय और दंड पैदा करना। दूसरा है, बालकों की निंदा करना। तीसरा है, बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। चौथा है, बच्चों को संस्कार देना। तो छठवां का सही विकल्प इसमें तीसरा आएगा कि बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। सातवां प्रश्न है, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय प्रावर्तन सिद्धांत, अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव ने किस रूप में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में, यानी पहला सही होगा, सातवां का पहला। आठवां, बालकों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है। चालक, उद्दीपन, प्रेरक, भोजन। तो प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है इसमें, तो ये भोजन है चौथा इसमें। आठवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। निम्न में से यह कथन किसका था? वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का, स्किनर का। तो ये जो कथन है वह है स्किनर का, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 9 का चौथा। 10वां है, आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला है, पठन पूर्व तैयारियों का।
अनेकानेक पुस्तकों का, छात्रों द्वारा गठित कहानियों के आधार पर उनके अनुभवों के संगठन का। चौथा है प्रारंभिक पाठन हेतु वर्णमाला के ज्ञान का। तो आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये प्रारंभिक पाठन हेतु वर्णमाला के ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी 10वां का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 11वां है शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? पहला है बालकों की पूर्व ज्ञान की, दूसरा है बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं में अंतर की, तीसरा है बालकों की उन्नति ज्ञात करने की, चौथा है बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा बालकों की पूर्व ज्ञान की। 12 है शिक्षकों के संगठन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? इन संगठनों का राजनीतिकरण हो गया है। दूसरा, इन संगठनों में महिला एवं पुरुषों का विभेदीकरण हो गया है। तीसरा, इन संगठनों में सहयोगात्मक रवैया समाप्त हो गया है। चौथा, इन संगठनों के निर्माण स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर किया जाता है। तो शिक्षकों के संगठन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? यह तीसरा इसमें कि इन संगठनों में सहयोगात्मक रवैया समाप्त हो गया है, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न। पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है, पहला है बालक की क्रियाओं में अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। दूसरा है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। तीसरा है बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। चौथा है बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है? इसमें से खेल के माध्यम से। तो दूसरा इसमें विकल्प सही होगा कि बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। 14वां प्रश्न है क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, अनुकूल। ये जो कथन है, तथ्य है, वह प्रभाव के नियम पर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी 14 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15। प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? पहला पर्यावरण से सीखने के साथ, नवीन कार्य सीखने के साथ, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करने के साथ, चौथा विभिन्न प्रशिक्षकों से भिन्न भिन्न कौशल सीखने के साथ। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? प्रशिक्षण स्थानांतरण के संबंध में निम्न में किसके साथ है? संबंध किसके साथ इसमें है? तो ये इसमें तीसरा है कि एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करने के साथ है, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न। माध्यमिक स्तर पर छात्रों में याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है? रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना, लिख कर याद करना। तो कौन सा है? ये समझना है, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कि माध्यमिक स्तर पर छात्रों में जो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है वह क्या है? समझना है, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 निम्न में से किसको अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है? पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग को, दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग को, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम को, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है? किस सिद्धांत को? तो इसमें आएगा सही विकल्प इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग को, यानी 17 का पहला है। 18 है सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, स्किनर, कोहलर। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक इसमें कौन है? वह थॉर्नडाइक है, यानी 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न। प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाए जाने वाला वह सर्वोच्च कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। पहला एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर, दूसरा है बुद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि में समरूपता, तीसरा है अभिभावकों के साथ मित्रता, चौथा है साथ साथ खेलने की भावना। तो प्राथमिक स्तर के बालकों में जो पाए जाने वाला सर्वोच्च कारक जो मित्र भावना का स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, कौन इसमें कारक प्रदर्शित करता है?
वह साथ साथ खेलने की भावना, यानी 19 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों के पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है। दूसरा दैहिक तथा स्नायुक पक्षों में है। तीसरा जन्मजात एवं अर्जित गुणों में है। चौथा संस्कृति स्वतंत्र एवं संस्कृति युक्त परीक्षणों में है। तो इनके संबंध में कौन सा स्वरूप है? तो इसका सही विकल्प इसमें आएगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21 प्रश्न, निम्न में से वह कथन कौन सा है जो प्रेरणा से संबंधित नहीं है? पहला है प्रेरणा मनोव्यवहारिक क्रिया है। दूसरा इसकी उत्पत्ति का आधार आवश्यकता है। तीसरा प्रेरणा द्वारा प्रसूत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है। चौथा उपरोक्त सभी। तो जो 21 का इसमें चौथा विकल्प सही होगा, 21 का 4 उपरोक्त सभी। 22 इसमें बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव से करता है, ऐसा किस प्रेरणा में होता है? सकारात्मक प्रेरणा, दूसरा नकारात्मक प्रेरणा, तीसरा आंतरिक प्रेरणा, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा नकारात्मक प्रेरणा। 22 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 है, अपनी कक्षा में एक बालक दूसरे के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, उसकी इस समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं? पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है मनोअभिनय विधि, तीसरा है खेल द्वारा चिकित्सा विधि, चौथा है प्रशिक्षण विधि। इसमें सही विकल्प कौन आएगा? 23 का इसमें चौथा आएगा प्रशिक्षण विधि। 24 है, निम्न में क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? पहला शारीरिक रूप से अयोग्य, दूसरा अधिगम की क्षमता कम होती है, तीसरा सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, चौथा ये सभी। इसमें कौन है? ये चौथा विकल्प सही होगा, 24 का चौथा सभी इसमें। नेक्स्ट आते हैं 25, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। विशिष्ट श्रेणी के बालकों में कौन कौन से आते हैं? इसमें सभी सम्मिलित होंगे, ये सभी, यानी 25वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। 26 है, समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार है गतिशीलता, स्थिरता, दृढ़ता, मानसिकता। तो समायोजन प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है इसमें? तो ये होता है गतिशीलता होता है, यानी 26 का पहला ऑप्शन सही हो जाए। 27 प्रश्न है, यदि आप कक्षा 7 में पढ़ा रहे हैं, बार बार पूछने पर भी बालक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, यदि उस बालक को कक्षा में ही अपमानित किया जाए तो पहला उसमें हीन भावना पैदा हो सकती है, दूसरा उसमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, तीसरा वह लड़ाकू बन सकता है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा प्रभाव बालक पर पड़ेगा? ये उपरोक्त सभी पड़ सकता है, यानी 27 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 28 है, अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह सभी के साथ मिलकर चलने वाला होता है, दूसरा समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला होता है, तीसरा एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, चौथा स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला होता है। तो अंतर्मुखी बालक का मुख्य विशेषता इसमें से क्या होती है? वह होती है एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, यानी 28 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 में निम्न में से कौन सा एक समस्यात्मक बालक का उदाहरण है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, चोरी करने वाला बालक। तो समस्यात्मक बालक का उदाहरण इसमें कौन है? वह है चोरी करने वाला बालक है, यानी 29 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां है, एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता, प्रेरणा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वह कहते हैं परिपक्वता कहते हैं, यानी 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।